चैव ओंकाराय नमः। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? मैसेज करें एक बार प्लीज। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। हम रीजनिंग पढ़ ही रहे थे, जो चीज बची हुई थी इसमें हम आज बात करेंगे। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पे हम सारा कुछ हमने अभी तक पढ़ाई किया। रीजनिंग का मतलब होती है तर्क शक्ति। तो ये पहला पार्ट है, ये है जो हमारा अभी जो रिमेनिंग पार्ट जो बची हुई थी हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इसको हिंदी में कहते हैं आगमन तर्क। ये क्या होती है इसमें? इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और इसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाल के दी जाती है आपको। और आपसे कहा जाता है कि आप बताओ, आपको मान लो एक बात, आपको अभी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा। एक आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि हमारे जैसे सराय खाले कहाँ से कुछ बसेस निकलती है, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। और इसके आधार पे हमने कुछ तीन चार हमने हाँ एक निष्कर्ष निकाल दिया। आपको लॉजिकली सोच के बताने होंगे कि इन जो निष्कर्ष दिया गया है इनमें से कौन सा निष्कर्ष एग्जैक्टली है, कौन सा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं। ऐसे आपको दिया जाएगा। वहां आपको ऐसे क्वेश्चंस काफी मिलते हैं, इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं हिंदी में पहले दे रहा हूँ कि ताकि बाकी सबको समझ आ जाए। मैं इसको बता दूंगा साथ में कि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका अगर पहले इंग्लिश में दूंगा तो शायद हो सकता है कि सबको समझ में ना आए, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी दिक्कत होगी। जैसे मैं एक आपको दे रहा हूँ, सपोज कीजिए कि इसमें क्या है, आपका कंडीशंस क्या है कि ए बी सी डी 5 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, और एक आपका स्टेटमेंट दिया कथन रहेगा। पहला ऑप्शन में क्या देखना है आपका ए ऑप्शन। अगर आप आंसर ए का ऑप्शन तब दोगे यदि ये कहा जाए यदि यह निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा। यदि निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा, सही है, डेफिनेटली ट्रू। मतलब अगर इंग्लिश में होगा तो यह आपको कहा जाएगा कि इट इज ट्रू या डेफिनेटली ट्रू। इस तरह से मतलब ये जो आपका निष्कर्ष निकलेगा पहले वाला वो एकदम पक्का होगा। और बी ऑप्शन आप तब चूज करोगे जो स्टेटमेंट पे दिया जाएगा उसका आधार पे, यदि निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत होगा। यदि निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत होगा, सर्टेनली रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग, तो आप ऑप्शन क्या बी आप चूज करोगे। और सी ऑप्शन आप तब चूज करोगे कि यदि निष्कर्ष संभावित रूप से सही या गलत होगा, लेकिन हम कह नहीं सकते। जो भी डेटा दिया है उस डेटा के आधार पे बेस पे हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इट माइट बी रॉन्ग इधर, आइदर ट्रू और फॉल्स। इस तरह इंग्लिश में लिख के आएंगे, इधर ट्रू और फॉल्स। मतलब
निष्कर्ष पॉसिबली सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो सी का ऑप्शन आप तब चूज करोगे यदि निष्कर्ष या रिजल्ट पॉसिबली मैं संभावित रूप से सही या गलत होगा, लेकिन हम सर्टेनली कह नहीं सकते कि सही होगा कि गलत होगा। और डी का चुनाव आप तब करोगे यदि निष्कर्ष हम जो भी डेटा दिया गया डेटा इनसफिशियंट, मतलब निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, डेटा अपर्याप्त। यदि निष्कर्ष, जैसे मान लीजिए आज घर पे पनीर की सब्जी बनी और पूछा गया है, ये आपको बता दिया गया है और पूछा गया कि बस कितने बजे आएगी तो पनीर की सब्जी बनने के साथ आज बनी है, इसके आधार पे आप बस कितने बजे आएगी नहीं कह सकते। ऐसे जब निष्कर्ष, यदि निष्कर्ष संभव ना हो। डेटा इनसफिशिएंट, ये चार ऑप्शन मान लीजिए आपके पास दिया जाएगा और आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। स्टेटमेंट या कथन, हिंदी में होगा कथन होगा, हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आप इसको समझे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पहला क्या है आपका, कथन में दो बातें बताई जाएगी आपका। आकाश में, बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि मैं खाली इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं करता, तो मैं पहले इसको हिंदी में कर देता हूँ और फिर मैं इंग्लिश का भी बताऊंगा। मैं आपका खाली इंग्लिश में खाली चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। आकाश में, अच्छा, इन बातों का इसमें ख्याल रखिएगा, जो भी बताया जाएगा आप उसी को ट्रू मानोगे। अगर ये कहा जाए कि रात को मतलब रात को दिन 12 बजे सूरज दिखता है, तो आप अपने पहले के धारणा को नहीं लोगे। अगर बताया गया इसमें तो आप उसको ट्रू मानोगे। इसमें ये कंडीशंस होते हैं, जो भी बातें आपको इसमें मिलेंगे, जो भी लिखे रहेंगे, आपके पूर्व धारणाओं से या बेसिक जो यूनिवर्सल फैक्ट्स या नॉलेज से आप इसे कंपेयर नहीं करेंगे। जो यहाँ लिखा रहेगा उसका आप ट्रू मानोगे। तो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन अगर इसमें अगर ये लिखा होता कि पक्षी पानी में उड़ते हैं, तो आप इसको ट्रू मानने हैं, मतलब आपको मानने हैं। पहला स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट होगा आपका, मान लीजिए आकाश में बुलबुल उड़ती है। आकाश में बुलबुल उड़ती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में चीजें को बनाने के लिए, आप तो शायद। निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष मतलब क्या रहेगा आपका, रिजल्ट या कंक्लूजन। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा रहेगा, कंक्लूजन लिखा रहेगा। तो निष्कर्ष क्या लिखा है आपको, ये सारा क्वेश्चन का पार्ट है। बुलबुल एक पक्षी है। बुलबुल एक पक्षी है। बुलबुल पक्षी है कि नहीं है, इसको ये आप अपने पहले के नॉलेज से नहीं निकालेंगे। आपको जो बातें बताई गई है, क्या इससे आप निकाल सकते हो कि बुलबुल एक पक्षी है? अब आप मुझे बताओ ये आपका दो स्टेटमेंट है कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं और आकाश में बुलबुल उड़ती है। तो बुलबुल एक पक्षी है। आप बताओ इस पर एबीसीडी क्या आंसर दोगे? ए बी सी डी का ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन आपके यहाँ पे इधर है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, आकाश में बुलबुल उड़ती है। ये दोनों बातें आपको ट्रू माननी है, बता दिया गया है।
अब इसका कंक्लूजन क्या ये निकल सकता है कि बुलबुल एक पक्षी है? सभी दे रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, आपका माइंड इतनी शार्प होगी, इतनी शार्प होगी, आप सोच नहीं सकते कितनी शार्प होगी। जहां जहां आपकी गलती होगी ना, वहां पर जिद चढ़ जाएगा कि हमसे गलती कैसे होगा। इतना इंटेलिजेंट आपको, इसीलिए तो ये सब चीजें हर जगह रखी जाती है। मैं आपको इसका असाइनमेंट भेजूंगा, आप सॉल्व करना। चलो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपने 8 का जो आंसर दिया है, ए आंसर सही नहीं है। आप दोबारा कोशिश करो। जितने लोगों ने भी ए दिया है, ये सही नहीं है। अब भाई सारे ऑप्शन मत डाल देना, लेकिन आप कोशिश करो। नीरज जी, रेणु जी, भारती जी, प्रवीण जी, भावना जी, जिन्होंने बोला ए, सबका ए सही नहीं है। डाल दो एबीसीडी सारा, देखते गलत सही होगा, लेकिन हाँ, लेकिन आप कोशिश करो। और जिन्होंने भी बी सी या दूसरे ऑप्शन बता रहे, वो एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से आंसर आया, क्योंकि ए गलत है, मैं बता दिया आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी ज्यादा। चारों में से कोई नहीं, चारों में से कोई नहीं भी गलत है। रेणु जी सी, भारती जी सी। अच्छा जी, लोग जो लोग सी बोल रहे हैं, किन्होंने बोला चारों में से कोई नहीं? नीरज जी, बिल्कुल आपका ये आंसर गलत है। चारों में से एक आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन ऑप्शन सी दिए हैं, चारों में से कोई एक, चारों में से कोई एक, ओके। ये तो सबको पता कि चारों में से कोई एक होगा, इसमें बोलने की कौन सी बात है? आप जाके यूटीसी नेट पे बोल देना, फिर जितना ऑप्शन दे रहे उसमें से एक सही है, देखने को आपको मार्क्स मिलता है क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यदि निष्कर्ष संभावित रूप से सही या गलत होगा। रीजन क्या है, कारण क्या है कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं और आकाश में बुलबुल उड़ती है। तो आकाश में बुलबुल उड़ती है, तो ये भी हो सकता है कि पक्षी का सिवा और भी कुछ उड़ सकता है आकाश में, जो पक्षी नहीं है वो भी तो उड़ सकता है आकाश में। आप एक काम करो, एक बहुत, नहीं सी बिल्कुल सही है। रेणु जी सी बिल्कुल सही है। मैं बता रहा हूँ कि सी सही क्यों है। अच्छा ठीक है, आप माइक खोल के बताइए कि सी क्यों सही है। रेणु जी बताएं कि सी क्यों सही है। जिन्होंने सी बोला है उनमें से कोई बताए कि सी क्यों सही है, सी क्यों सही है। सर उसमें मतलब ऐसे लिखा हुआ है, यदि निष्कर्ष संभावित रूप से सही या गलत होगा। तो ये जो दोनों सेंटेंस है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं, और आकाश में बुलबुल उड़ती है, तो ये बात भी सही है कि बुलबुल भी तो पक्षी है, तो पक्षी मतलब उड़ते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि वो सही है। ठीक है, आपने जो आंसर बताया आंसर सही है, लेकिन इसका तर्क में थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। बुलबुल भी एक पक्षी हो सकती है या नहीं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब मैं आपको मॉडिफाई करूंगा। आकाश में आप एक काम करो, कागज का बहुत छोटा सा हिस्सा तोड़, मतलब फाड़ लो, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा कि ये 10 पार्टिकल की तरह। आकाश में तो 10 पार्टिकल भी उड़ता है ना आपको, क्योंकि बहुत हल्का होता है, वो तो आकाश में रहता है। और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, अगर आप कागज का अगर आप एक टुकड़ा लोगे छोड़ दोगे तो ऊपर की तरफ जाता है वो। आकाश में तो प्लेन भी उड़ता है, तो आकाश में जो उड़ेगा वो पक्षी ही होगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पक्षी ही उड़े, पक्षी ही होगा। आकाश में तो एरोप्लेन भी जाता है, हेलीकॉप्टर भी जाता है, और आकाश में और भी ऐसे बहुत से चीजें हो सकती है जिसका हमें पता नहीं है। पक्षी के अलावा काफी चीज हो सकती है ना, तो इसलिए पक्षी भी हो सकता है। इसलिए क्या हुआ, ऑप्शन कौन से होंगे? ए बी सी में से यदि निष्कर्ष संभावित रूप से सही या गलत होगा तो सी ऑप्शन सही होगा। आपने क्या देखा, क्या चेक किया, जो इस तरह के टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, आपके थिंकिंग पावर को कितनी ज्यादा शार्प करता है। पहले आप सबने क्या दिया, आंसर ए दिया, क्योंकि आपको लगता था कि क्योंकि बुलबुल हमें बताइए कि बुलबुल उड़ती है और बाय डिफॉल्ट आकाश में पक्षी ही उड़ती है। नॉर्मली हमें हमारे मतलब ऐसा जहन ऐसा है। लेकिन मच्छर भी आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन मच्छर पक्षी में नहीं आता शायद, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन के लिए अलग है कि उसके पास वो आता है, लेकिन वो पक्षी ही उड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
और ऐसे भी कई प्राणी होते हैं जो आकाश में मतलब कई जगह रह सकते हैं। मतलब हम जल और स्थल वायु दोनों में रह सकते हैं। तो कंडीशंस है कि ये जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। तो आप देखो कि आपने पहले वाला ऑप्शन लग रहा था, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, सी ऑप्शन सही है। जिन्होंने दोबारा सी दिए थे उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मैं इसी ऑप्शन के साथ एक और क्वेश्चन दूंगा, बहुत सोच के दीजिएगा। स्टेटमेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करो, यूजीसी नेट तो ठीक है, लेकिन आपका शार्पनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने अपने आप पे नोटिस किया, मैंने बहुत सालों तक इस पे काम किया, और मतलब अब खुद पे किया, बहुत बुक्स मैंने ऑलमोस्ट सारा जितने भी बड़े बड़े बुक्स थे सारा मैंने इसको प्रैक्टिस किया था, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। तो कथन में मैं बता रहा हूं आपको, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों डाल दूंगा, आप लोग ट्राई करना है इसको। बंदर पनीर खाते हैं, बार बार बता रहा हूं, सिर्फ स्टेटमेंट को ही सही मान लो, अपने पूर्व ज्ञान को सही मत मानना। जैसे पूर्व ज्ञान हमारा था कि बुलबुल आकाश में उड़ते, उसको उससे मतलब नहीं है, जो बताया गया कल उससे निकालनी है। बंदर पनीर खाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी समझ सकते हैं, उसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बंदर पनीर खाते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है, पनीर का ऑमलेट में प्रयोग होता है। अगला क्लास में हम इसमें करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में। निष्कर्ष क्या है आपका? बंदर ऑमलेट खा सकते हैं। इसी को आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा सही है। गिरिराज जी तोमर बोल रहे, बोल रहे हैं बंदर पनीर खाते हैं, पनीर का ऑमलेट में प्रयोग होता है। तो बंदर ऑमलेट खाते हैं ले लीजिए, आप खा सकते हैं, खाते ले लीजिए। बंदर ऑमलेट खाते हैं। कोई नहीं नीरज जी, मैं बताता हूँ। आप बताइए ऑप्शन सबके साथ, सबका जो जो ऑप्शन दिए थे, पहला था बंदर पनीर खाते हैं, दूसरा पनीर का उपयोग ऑमलेट में, पनीर का ऑमलेट में प्रयोग होता है, तो बंदर ऑमलेट खाते हैं। ऑप्शन सी में जाओगे आप, ऑप्शन ए में जाओगे भावना जी, रेणु जी, ऑप्शन सी आपका। ओके, आंसर के लिए मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपका आंसर उसी में मिल जाएगा। किसी और के आंसर आंसर आप बाकी लोग ट्राई करें, आप लोग ट्राई तो कीजिए, जो भी आंसर आए। अगर आपको तुक्का भी मारना, देखते हैं ना कितना आता है, आप कोशिश तो कीजिए, मैं तो बताऊंगा सारा, उसी से तो लॉजिक बनेगा। कौन सा मैं बोल रहा हूँ कि आपको आंसर सही होना चाहिए, अगर सही होगा तो फिर हमारे क्लास लेने का क्या है। आप कोशिश करो, फिर मैं बता रहा हूँ। सी सी बस आप ये इतना होगा कि अपने दिमाग से जो आता है उसको बताए, आप तुक्का ही मारो, अपना अपना लिखना पहले खाली, ताकि आपको ग्रोथ हो जाए। ए बी, ओके। भारती जी खाली बी बोले, बाकी सब शुभम जी बी बोले हैं। आप दोनों में से कोई एक माइक खोल के बोले कि बी बी आपने क्यों चूज किया?
बी इसलिए चूज किया सर क्योंकि बंदर को पनीर कहाँ मिलेगा, लेकिन अवेलेबल मतलब पनीर का प्रयोग उसमें ऑमलेट में कर सकते हैं। और वो बंदर है तो फल वल खाएगा कहाँ, पनीर खा पाएगा ऐसा। ठीक है, थैंक यू, आपने बताया। मैं बता रहा था आपको अपना प्री एज्यूम नॉलेज का यूज नहीं करनी कि बंदर, यहाँ जब बताया गया कि बंदर पनीर खाते हैं तो आपको मानना है खाते हैं, उसको कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा वो हेडक नहीं है। अगर स्टेटमेंट में दिया गया है कि बंदर पनीर खाते हैं तो वो 100% मतलब वेद वाक्य है, मतलब उसको 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 मानना ही मानना है, उसके बाहर जाना नहीं है। इसका ये जो मैं बता रहा हूँ ये खाली इसमें नहीं है, आपको सेकंड पेपर में भी और फर्स्ट पेपर में भी एक अलग क्वेश्चन आएगा जिसमें पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैसेज, एक लंबा सा पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में जो भी बातें बताया जाएगा उसको ट्रू मान के देना होगा। अगर आप जानते हो कि पतंजलि योग सूत्र में 195 श्लोक है, लेकिन उसमें अगर कुछ और नंबर दिया होगा तो आपको उसी को मानना है, उसी के बेस पे आपको आंसर देनी है। इन सब के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको अपना पहले का या बाहर का कुछ आइडिया अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई उतना ही करनी है जितना इसमें दिया गया है। और जिन्होंने भी बोला था, भारती जी बताइए। भारती मैम आप बताइए। बी क्यों बोला आपने? सर नमस्ते सर। बंदर पनीर खा भी सकता है और नहीं भी। ओके, और पनीर का आमलेट में प्रयोग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर तो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए ना, क्योंकि सी में ऐसा दिया है कि शायद हो शायद ना हो। जी सर। नहीं, आपने अभी आप क्या बोल रहे हो, ऑप्शन बी बोल रहे हो कि ऑप्शन सी बोल रहे हो? अभी तो मैंने लिखा भी है। नहीं, आप बता क्या रही हो अभी? हाँ, अभी तो मैं बंदर पनीर खा भी सकता है और नहीं भी। तो आप और किस ऑप्शन के साथ पनीर। जाओगे? आप जी ऑप्शन सर। बता के एबीसीडी में किसमें जाओगे आप? आपके सामने स्क्रीन पे है एबीसीडी, 4 ऑप्शन है, आप इसमें से क्या चूज करोगे? मैंने बी चूज किया है सर। लेकिन आप बता रहे हो ना कि खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता, ये तो सी में है ना, बी कहाँ से है? तो बी में तो नहीं है ये। जी सर। तो आप क्या लोगे अभी? अगर आप बी बता रहे हो तो उसका लॉजिक बताओ, बी कैसे बता रहे हो आप? नहीं तो आप जो बता रहे हो लॉजिक, वो तो सी का लॉजिक है। हाँ तो सर। आप किस ऑप्शन के साथ, अगर मान लिया आपका एग्जाम हो रहा है, यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है, आप कौन सा दोगे, बी या सी? क्योंकि आपका जो लॉजिक है वही आंसर दोगे ना आपने, आप बताओ क्या दोगे? जी सर। सॉरी सर, सी मैंने जो आंसर दिया उसके हिसाब से सी आएगा सर। सी आएगा आंसर, ठीक है। जी यही मुझे सर। जानना है एक्चुअली, कुछ देखो सही गलत हो कोई बात नहीं, वो तो हम बात उसी के लिए हम है ही, उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, आपका जी। आंसर सी है। जी चलो सर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। प्याज का जो इस्तेमाल है वो सब्जियों में होता है, और प्याज का इस्तेमाल जो नॉनवेज होती है, जो चिकन मटन होती है, उसमें भी होता है। तो क्या ये सही है कि जो मतलब चिकन मटन वाला ले लेगा, मतलब हर कोई खाएगा? ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि बंदर ऑमलेट खाते हैं, मतलब सर्टेनली खाते हैं, लेकिन सर्टेनली बंदर ऑमलेट खाने का कोई भी बात नहीं खा। ऑमलेट के बारे में इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया गया है कि बंदर ऑमलेट के आज मतलब कुछ भी है कि नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। पनीर एक अलग आइडेंटिटी है, पनीर एक कॉमन आइडेंटिटी है, जिसका ये मान लीजिए कि आपका बंदर है, मंकी, और ये आपका मान लीजिए पनीर है, और ये आपका ऑमलेट है। ऑमलेट के साथ बंदर का कोई भी लिंक नहीं बताया गया स्टेटमेंट में। अगर बताया गया होता तो आप उसका कुछ लिंक करते कि हाँ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ जो था, दोनों का संबंध उड़ने से था। बुलबुल उड़ती है और आकाश के पक्षी भी उड़ते हैं, उड़ने का संबंध दोनों के साथ था, तब हमने सील दिया था हमने। इसमें कोई संबंध नहीं है, बंदर बंदर को पता भी नहीं है कि ऑमलेट क्या होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा सर्टेनली, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाएगा, उसको उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। अगर आपको कुछ पता हो तो आप सोचोगे कि हाँ ये हम खा सकते हैं नहीं खा सकते। बंदर की जगह अगर हम अपने आप को रखते हैं, हमें जब उसके बारे में पता होगा कि हाँ ये डिश है, तब हम सोचेंगे कि हम खाए कि ना खाए, हमें पता ही नहीं है, तब हम बिल्कुल ही नहीं उसको नहीं खा सकते। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन आपने बिल्कुल सही बताया था,
जिन्होंने भी बताया था, लेकिन ऑप्शन से बहुत बड़ी बात है कि आप कैसे लॉजिक, आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, आपको एकदम एग्जैक्ट में जाना है। अगर बंदर की जगह अगर मैं होता मान लीजिए, तो मैं खाने को तो तब चूज करूंगा ना जब मुझे उस खाने के बारे में कुछ पता होगा। जब ऑमलेट का कनेक्शन, ऑमलेट वर्ड मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो हम उसको, मतलब ये आपका मेरे साथ तो टच ही नहीं करता, एक्सप्लोडिंग हो गया वो। तो ऑप्शन बी सही होगा कि बंदर सर्टेनली नहीं खाएगा पनीर को। मतलब निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत होगा। तो ये हमने इंडक्टिव किया। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज है, हमारे पास समय बहुत कम होती है, तो ताकि हम इसको कर सके, और मैं कोशिश करूंगा आगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ में आपको बताऊं, ताकि मुझे लिखना न पड़े और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको, मतलब आपको शेयर कर सकूं, आपको समझा सकूं। इसके आपका पहला पार्ट ये था, ये था हमारा इंडक्टिव। मैंने खाली बताना था कि इसमें आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, मैं इसका डालूंगा, मैं वर्कशीट डालूंगा, आप इसे सॉल्व करना, तो आपको सब चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने खाली इसमें बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन इसमें से क्या पूछेंगे, इसका नाम है इंडक्टिव रीजनिंग या आगमन तर्क। इसके बाद आपका आती है निगमनिक तर्क। हिंदी में, हिंदी बहुत थोड़ा सा इसका वर्डिंग ऐसा है, लेकिन आप लोग हिंदी में बोलते हो तो मैं इसे बोल देता हूँ। इसका आपका जो है उसे कहते हैं हम लोग सिलोजिस्ट टेस्ट कहते हैं इसको, सिलोजिज्म कहते हैं इसको। ये बहुत अच्छी होती है। सिलोजिज्म टेस्ट में क्या होती है कि आपको ऐसे ऐसे बातें बताई जाती है जिसके बारे में पहले आप कॉमन भाषा में आप उसको, मतलब जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता हो सकता है, जैसे कि कुछ कुत्ते गधे हैं, आप ऐसे मान लेते हो, तो कुत्ते कभी गधे नहीं हो सकते, लेकिन उस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा कि कुछ कुत्ते गधे हैं, तो गधे हैं, तो इसको हम कहेंगे इसको सिलो, लिख देता हूं मैं इसको। अच्छा, अभी तक जो मैंने किया सबको क्लियर है ना? प्याज वाला मैं बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि अगर प्याज एक थर्ड चीज है, और अगर जो नॉनवेज कभी नहीं खाते लेकिन सब्जियों में प्याज होता है, तो वो कभी नॉनवेज कभी खा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि नॉनवेज क्या है, लेकिन वो प्याज तो खाते हैं। सेम तरह से बंदर पनीर खाता है, लेकिन बंदर को पता ही नहीं है कि ऑमलेट क्या होता है, तो ऑमलेट को कैसे खा सकता है? रेणु जी, आपने जो पूछा था इसी का बता रहा था मैं। ये और भी ज्यादा ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। ये तो आपको, अगर मैं इस पे अगर 3-3 घंटे का सेशन में दे दूं ना, तो आपको उसमें आप, मतलब उससे आप हट नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा माइंड को वो अट्रैक्ट करता है। इसका हिंदी में कहते हैं युक्ति वाक्य। हिंदी आप ज्यादा मत कर, मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आप इंग्लिश में जाओ। इसमें हम वेन डायग्राम पे हम हेल्प लेते हैं। वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व करते हैं, युक्ति वाक्य को, आपका इस टेस्ट को। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी, और इसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको कुछ 4 तरह के डायग्राम को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इसका डायग्राम हम कैसे सोचेंगे, किस तरह के हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर हम बताते हैं कि मान लीजिए a इज इक्वल टू क्या है, 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर है। 1 से मान लीजिए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा मान लीजिए a है। b इज इक्वल टू क्या है, खाली ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9, 1 और 10 के बीच का ऑड नंबर है। c क्या है, हमारा इवन नंबर मान लीजिए है, क्या आएगा, 2 4 6 8 और 10 आएगा। और d मान लीजिए खाली प्राइम नंबर है इनके बीच का, तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 और 7, कितने प्राइम नंबर है। ये हम इसको प्राइम नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, और ये आपका नेचुरल नंबर मान लिया हमने। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हिंदी बोल देता हूँ, इवन नंबर मतलब सम संख्या,
ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन मैं इसका डायग्राम बना के दूंगा कि कैसे कैसे आपको डायग्राम में आपको क्या देखना पड़ता है। अगर मैं ये बताऊं आपको कि ये डायग्राम क्या शो करता है, ये एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूं आपको, विजिबल है, मैं थोड़ा मोटा थोड़ा सा ठीक से करा दूं इसका। ये डायग्राम क्या शो करता है, ये और ये, यहां मैं ये बता रहा हूं कि मान लीजिए कि ये जो बाहर का जो सर्कल है और अंदर एक सर्कल है, अंदर का सर्कल वो दिखाएगा बाहर का सर्कल का सारा प्रॉपर्टी अगर अंदर के सर्कल में होगा, लेकिन अंदर के सर्कल के सारा प्रॉपर्टी बाहर में नहीं होगा, तो हम ऐसा डायग्राम से इसको शो करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ए और बी को देखिए। ए क्या है आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 10 तक का नंबर है। इसका अगर हम ए मान लेंगे और बी मान लीजिए सारा ऑड नंबर है, ये आपका बी हो जाएगा। ए में क्या है, ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, दोनों है, लेकिन बी में खाली ऑड नंबर है। तो बी के जितने सारे चीजें वो ए में है, लेकिन ए के सारा चीजें बी में नहीं है। तो हम उसको उस केस में हम ऐसा डायग्राम शो करेंगे जैसे हमने डायग्राम मान लीजिए 1 को शो किया, फिगर नंबर 1 को। यहां तक सबको क्लियर है? स्क्रीन नॉट शोइंग, स्क्रीन तो शो तो हो रहा है। जब भी आपको ऐसे कुछ लॉजिक आएगा कि एक का पूरा क्वालिटी, किसी एक चीज का पूरा क्वालिटी दूसरे चीज में है, जैसे बी का पूरा क्वालिटी ए में है, बी में क्या है, ऑड नंबर है, सारा ऑड नंबर ए में है क्योंकि ए में 1 से लेकर 10 तक है, और बी में 1 से 10 का अंदर का खाली ऑड नंबर है। तो बी का सारा क्वालिटी हमारा ए में है, लेकिन ए का सारा क्वालिटी बी में नहीं है क्योंकि ए में इवन नंबर भी है, 2 4 6 8 इवन नंबर है जो बी में नहीं है। इसका डायग्राम हमारा ऐसे बनेंगे। और कुछ डायग्राम ऐसे बनेंगे, ये डायग्राम आप क्लियर कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक आपका मान लीजिए कुछ ऐसा डायग्राम का बनेगा। ये डायग्राम तब बनता है, ये जो हमने सेकंड बनाया मैंने, कि थोड़ा थोड़ा पार्शियल इसका भी हो उसका भी हो। जैसे अगर हम मान लीजिए इसको ए बोलते हैं, ए मतलब मान लीजिए हमने इसको इवन नंबर के लिए मान लिया मैंने इसको, और इसको मैंने मान लिया प्राइम नंबर। तो एक नंबर ऐसा होगा जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो दोनों के बीच में आ जाएगा क्योंकि दोनों इवन भी है प्राइम भी है। और जो प्राइम नंबर जो बाकी बचा, क्या बचा, 3 5 7 और 9, ये दोनों सब इवन नंबर नहीं है। और इवन में क्या बचा, 4 6 8 और 10, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा कॉमन पार्ट है। तो इसमें दोनों के बीच में क्या, 2 क्या है आपका, इवन भी है प्राइम भी है, जो मैंने हाईलाइट किया मैंने। तो ये हम क्या इसको कब करते हैं, इसको यहां पे बोलते हैं कि ऑल बी आर ए, इसका ऐसे बोलेंगे। और इसको ए और बी बोलेंगे तो बोलेंगे कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है और कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर हो सबको? कोई डाउट है? सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। आप देखते हो कि बी में, अच्छा आप बताओ बी में क्या है, ऑड नंबर है ना, और ए में क्या है, आपका सारा नंबर है। तो बी का जो क्वालिटी ए में सारा है ना, क्योंकि बी में खाली ऑड नंबर ही है ना, 1 3 5 7 9। तो हमने इसको डायग्राम बनाया। पहला वाला क्लियर है आपको? पहला डायग्राम क्लियर है आपको? जी सर। सेकंड वाले में क्या होगा, अगर दोनों में से कुछ पार्ट कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, जैसे मैंने बोला इवन नंबर और प्राइम नंबर,
तो 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो बीच में आ जाएगा 2। बाकी प्राइम नंबर क्या आएगा, ये मान लीजिए हमने बी किया हमने, बाकी प्राइम नंबर क्या है 3, 5, 7, 9, और इवन नंबर क्या होगा 4, 6, 8, 10। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये अलग अलग जगह पे आया। आप देखो कि एक पार्ट ऐसा आएगा जो दोनों में क्या है आपका कॉमन पार्ट है, ये पार्ट, ये 2 जो है दोनों में क्या है आपका कॉमन पार्ट है। तो जब ऐसा होता है उसको हम कहते हैं सम ए आर बी, मतलब कुछ क्वालिटी है कॉमन, कुछ क्वालिटी कॉमन नहीं है। इसका डायग्राम ऐसा बनता है। अब इसके बाद आता है आपका कि बिल्कुल जो एकदम कॉमन ना हो, जैसे ये, इसमें क्या है, ए मान लीजिए ऑड नंबर है और ये मान लीजिए इवन नंबर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं होगा जो इवन नंबर होगा, और कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं होगा जो ऑड नंबर होगा। ये इसको कहते हैं डिसजॉइंट कहते हैं, मतलब दोनों आपका जो सर्कल अलग अलग बने, अलग सेपरेट बनेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां आपको दिया जाएगा, पहले स्टेटमेंट दिया जाएगा, 2 स्टेटमेंट कहा जाएगा, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे कंक्लूजन दिया जाएगा। कंक्लूजन मतलब आपके निष्कर्ष निकाले जाएंगे। फिर आपको बतानी होंगे कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, सम ये आपका स्टेटमेंट है। एग्जाम में भी आप कैसे लिख के आएंगे, उसी फॉर्मेट में लिख के आएंगे। स्टेटमेंट, सम ट्रीज आर सेकंड आपको दिया गया ऑल आर हैट्स। यहाँ पे आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ गधे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते शेर है, उसका आप ट्रू मानोगे। ये आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया। अब इसके आधार पे आपको कंक्लूजन निकाले जाएंगे, यहाँ लिखे होंगे। एग्जाम में आपको ठीक ऐसे इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। कंक्लूजन 1, 2, 3 या 4 हो सकते हैं। जैसे इसमें 4 कंक्लूजन है। सम ट्रीज आर फैक्ट्स। सेकंड, ये आपका पहला था। सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, दिया गया, ये आपको गिवन नहीं करके आपका सारा ये क्वेश्चन का पार्ट है। ये सम फैक्ट्स आर ट्रीज। थर्ड है आपका ऑल hats are और फोर्थ है आपका सम
Yes are hats. एग्जाम आपका दो भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि चार ही होगा। चार से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, वहां पे दो भी हो सकता है। यहाँ तक आपका ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे आपको ऑप्शन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ इसमें से ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, ई पांच ऑप्शन है आपके पास, क्या सही है? चार ऑप्शन है, मान लीजिए पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोस, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपके पास ओनली, मान लीजिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको फॉलो करता है। सी ऑप्शन में आपके पास है ऑल ट्रू, मतलब ऑल फॉलो, सब सही है। और डी ऑप्शन आपके पास है नॉन ऑफ दिस। आपको इन चारों में से चुनाव करनी है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। सम, ये आपको दिया गया है, दो आपको स्टेटमेंट दी गई है और इनके ऊपर चार कंक्लूजन बनाया गया है। आपको ए बी सी डी में से कोई एक चुनाव करनी है, बताओ। 2 and 4, 2 मत बोलो आप, ए बी सी डी में बोलो ताकि मुझे समझ में आसानी हो जाए। ए बी सी डी में बताइए जो भी आंसर दे रहे हैं। रेणु जी का ए है, विश्वनाथ जी का बी है, विश्वनाथ जी का थर्ड बता रहे हो क्या? और बाकी जब कोशिश करें। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश की है। टू और फोर, विश्वनाथ जी आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आपने 2 और 4 क्यों बोला, आपने बी ऑप्शन क्यों चूज किया आपने? सर ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन। हाँ, सी थर्ड जो बोला है, और सम ट्रीज आर हैड्स, तो सम ट्रीज, all buses means all buses includes some trees and they are hats because all buses are hats, so Okay. first is true. Okay. Some hats are trees, few those hats which are buses are tree, some of the buses which are also tree, they are hats, so second is proved. All hats are buses, yes, that is the problem, so A should be. Yes, okay. ओके फाइन। एक्चुअली मुझे पता ये ऑप्शन में जा रहे हो आप, मतलब अभी तक अपना विश्वनाथ जी ने ऑप्शन ए को चूज कर लिए हैं, चेंज कर लिए हैं, वेरी गुड। अरे बता रहा हूँ आपको, आप लोगों ने काफी लोगों ने ऑप्शन ए चूज किए हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है विश्वनाथ जी, थैंक यू सो मच। लेकिन हम ऐसे कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे इसलिए कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल छूट जाती है मैक्सिमम, क्योंकि चार कंक्लूजन अगर होगा तो ऐसे जगह पे कोई ना कुछ लूप होल आपको छूटती है। इस केस में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, आप सॉल्व करना, और आप में से जिसको भी जो डाउट होगा मुझे पूछना, मुझसे व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज करके, मैं सबको बताऊंगा आपको। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो आप सबको ए बी, मतलब बी तो आपने सी कर दिया। सर मैं शेयर कर सकता हूँ डायग्राम, मैंने डायग्राम बनाई थी लेकिन गलत निकली। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, क्योंकि यहाँ तो शेयर करने का ऑप्शन नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे। तो अच्छा जी डी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि एबीसीडी में कौन से ऑप्शन होंगे। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम का जो यूजफुल क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। आता सबको है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे डायग्राम्स, ऐसे इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करते समय हमसे कुछ ना कुछ चूक हो सकती है। जैसे हमने फैमिली ट्री समझाया था आपको
कि फैमिली ट्री में जब हम इंफॉर्मेशन को डालते हैं, हमने बताया था कि आपको कि कपल्स के लिए क्या करते हैं, मेल के लिए क्या करते हैं, इसलिए बताया था ताकि आपको, अभी तो मैंने फैमिली ट्री में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक एक पैराग्राफ के, उसमें मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे और आपको एक कहानी सब पूरा पूरा मतलब बता दिया जाएगा कि ये इसके ऐसा है, वो इसके ऐसा है, ये लॉयर नहीं है, इसने दो लोगों ने दो दो इसमें कपल से, ऐसे बहुत सी जानकारी दी जाएगी। अगर आप ऐसे करने जाओगे तो गलती हो सकती है। मैं इसको वेन डायग्राम से करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे इसको। देखिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। ये इसका डायग्राम बनेगा। सम ट्री, इसको मैंने टी बी और एच कर दिया मैंने समझने के लिए। तो सम टी और बी, तो सम टी और बी, और क्या बोला है, ऑल बी और एच। तो जो ऑल होता है हमेशा अंदर रहता है, तो ऑल बसेस अगर आपका जो ऑल अगर आपका बसेस अगर आपका हेड्स है तो ऑल मतलब क्या, जो जो छोटा होगा, तो बी अंदर रहेगा। सबसे पहले तो आप इसको नहीं देंगे, इसको मान लीजिए हम डायग्राम से बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या दिखा, हमने बोला है कि ऑल बसेस, तो हमने बी को अंदर कर दिया क्योंकि ऑल है, तो पहले बी कर दिया हमने इसको बी कर दिया। और हैट्स, तो हैट्स तो बाहर रहेगा क्योंकि हैट में कुछ ऐसा भी क्वालिटी होंगे जो बस के अलग होंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि ऑड नंबर, इवन नंबर अंदर था, बाकी जो नेचुरल नंबर बाहर था, क्योंकि उसमें इवन नंबर के अलावा और भी नंबर थे। तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका हेड बन जाएगा, एज बन जाएगा। और अब क्या बोला है, जो पहले क्या बोला था आपका, सम ट्रीज और बसेस, अगर ट्री को बस तक जाना होगा तो हैट को पार करके जा सकता है ना, क्योंकि वो बाहर तो हैट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट आपका जो है कौन सा सही होगा आपका, फर्स्ट। इस डायग्राम के बेस पे देखो स्टेटमेंट को मैं आपको लेके जाता हूं। क्या फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, अब ये देखो जस्टिफाई कर रहा है, ये फर्स्ट भी कर रहा है, सम ट्रीज आर हैट्स, जस्टिफाई कर रहा है सम, क्योंकि हैट को तो होते हुए जाएगा ना, हैट को छोड़कर तो जा नहीं सकते। देखो सम ट्रीज आर हैट, ये पोर्शन मिला ना इसको हैट का, तो आपका ये पहले वाला करेक्ट है। यहां तक क्लियर है सबको? सम ट्रीज आर हैट, पहला जो स्टेटमेंट वो करेक्ट क्लियर है, अगर ट्रू है वो। अगला क्या है, सम हैट्स आर ट्री, इसको देखिए, हैट और ट्री ये दोनों भी, ये भी सही है कि अगर कुछ ट्री अगर हैट होंगे तो कुछ हैट क्या होगा, ट्री भी होगा। थर्ड में ऑल हैट्स आर बसेस, तो हैट क्या है आपका, ऑल हैट, ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन होंगे वहां पे बस नहीं होंगे, बस के अंदर होंगे, तो थर्ड वाला क्या गलत है। फोर्थ क्या है, सम बसेस आर हैट्स, तो कुछ बस तो होगा ही ना, कुछ बसेस जो है आपका हैट्स हो गई, क्योंकि अगर ऑल बस अगर हैट है तो सम बस भी होगा। अगर आपके पास 4 बस है, चारों के चारों बस अगर हैट है तो 1 2 3 बस भी तो हैट ही है ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, क्या सही होगा, ओनली आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए ने बहुत लोगों ने दिए थे और बाकी ऑप्शन भी दिए थे, ऐसा तो कोई नहीं है जिनको क्लियर ना हो, सबको क्लियर हुआ। ये प्रैक्टिस की चीज है, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आएगा। मैं खाली दोनों चीज का आज समय भी कम था तो मैंने कवर किया, और अगले क्लास में मैं इसको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, खाली हम क्वेश्चंस करेंगे और आपके फिर काम समय 4 समय बची हुई है और फिर ये पूरा आपका खत्म हो जाएंगे।
आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दो यूनिट 5 का। जो भी डाउट हो मुझे बताना। हमने आज रीजनिंग का ये पार्ट खत्म किया और टाइप्स ऑफ रीजनिंग मैं आपको समझा दूंगा अगले क्लास में, और इसके क्वेश्चंस भी और हम करेंगे अगले क्लास में। कल ही शायद होगा तो कल ही करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सबको प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय है। शुभ रात्रि।